नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। इस वक्त एक बड़ी मीटिंग दिल्ली में चल रही है, एक मीटिंग मुंबई में भी चल रही है और एक मीटिंग गुजरात के सूरत में। दिल्ली की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी के साथ अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी जैसे बड़े बड़े नेता शामिल हैं। मुंबई की बैठक में उद्धव ठाकरे के साथ शिवसेना के तमाम सांसद हैं और सूरत के होटल में जो मीटिंग हो रही है उसमें शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे के साथ बाकी 34 विधायक बैठे हैं। तीनों जगहों से एक ही सिग्नल मिल रहा है और सिग्नल बहुत क्लियर है। उद्धव ठाकरे की सरकार जाने वाली है और देवेंद्र फडणवीस की सरकार आने वाली है। कल शाम तक उद्धव के पास 55 विधायक थे, इस वक्त 20 से 22 विधायक ही बचे हैं। बाकी विधायक कहां गए? बाकी सारे विधायक बीजेपी के मेहमान बन गए। कुछ देर पहले शिंदे की मातोश्री में बात कराई गई और इसमें एक ही शर्त रखी गई, हिंदुत्व का हाथ पकड़ लो और कांग्रेस एनसीपी का साथ छोड़ दो। कल रात अचानक ऐसा क्या हुआ कि ठाकरे सरकार हिल गई और सारी पावर सूरत के एक होटल में शिफ्ट हो गई? एक एक मिनट की डिटेल आपको देते हैं। नरेंद्र मोदी की पार्टी 3 फ्रंट पर एक साथ लड़ रही है। राष्ट्रपति का चुनाव, महाराष्ट्र में सरकार का तनाव और स्थानीय निकायों के चुनाव। देश के फर्स्ट सिटीजन और सेना के सुप्रीम कमांडर के चुनाव पर प्रधानमंत्री ने दिल्ली में क्या डिसाइड किया है, ये आगे बताएंगे। उससे पहले आपको मुंबई ले चलते हैं, जहां ठाकरे सरकार बस कुछ दिनों की मेहमान लग रही है। ठाकरे के साथ शिवसेना के सिर्फ 21 विधायक बचे हैं और बागी हुए एकनाथ शिंदे महाविकास अघाड़ी के 35 विधायकों को ले उड़े। ठाकरे सरकार के संकट मोचक रहे शरद पवार ने भी इस बार हाथ झाड़ लिया है। ठाकरे को पवार का क्लियर मैसेज है, शिवसेना के विधायक टूटे हैं, शिवसेना ही संभाले। सौदेबाजी में एनसीपी के कोटे वाले डिप्टी सीएम की तरफ कोई आंख उठाकर न देखे। वहाँ जो अंडरस्टैंडिंग है तीनों पार्टी में, इसमें शिवसेना के पास मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, डिप्टी सीएम एनसीपी के पास है। जहाँ तक लीडरशिप में कुछ बदलाव करना या किसी को वहाँ मौका देना, वो उनका इंटरनल इशू है। जो शिवसेना की लीडरशिप इस पर जो कुछ तय करेंगे, इसके साथ हम रहेंगे। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना विधायकों की मीटिंग बुलाई तो 55 में से 21 विधायक ही पहुंचे। शिवसेना के 15 विधायक खुद से आए, 2 विधायकों को होटल से उठाकर लाया गया और एक विधायक ये कहकर नहीं आए कि उनके घर गेस्ट आए हुए हैं। शिवसेना के 34 विधायक और ठाकरे सरकार को सपोर्ट करने वाले एक निर्दलीय विधायक गुजरात में सूरत के इस ली मेरिडियन होटल में हैं, जिनके नेता हैं एकनाथ शिंदे। पॉलिटिक्स अगर नंबर गेम है तो फिलहाल महाराष्ट्र की पॉलिटिकल पावर की चाबी इस होटल में मौजूद है। क्या ये चाबी बीजेपी को मिलेगी या ये चाबी ठाकरे के पास वापस आएगी? इस वक्त देश का सबसे बड़ा सियासी सवाल यही है। फिलहाल तो ठाकरे के लिए यहां का गेट बंद है। मध्य प्रदेश पैटर्न, राजस्थान पैटर्न जो हुआ है, ये सभी लोग गुजरात में ही क्यों रखे जाते हैं? ये देश तो बहुत बड़ा है। सूरत में है, मैंने सुना है, हमारा उनसे संपर्क हुआ है, हमारे सब एमएलए वहां है। उसमें से बहुत से लोग जो है वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनको वापस आना नहीं दिया जा रहा है। उनकी घेराबंदी की है। ये घेराबंदी सिर्फ गुजरात में ही हो सकती है, क्योंकि वहाँ किस प्रकार की सरकार काम करती है और केंद्र किस प्रकार से वहाँ अपना काम कर लेती है, आपको मालूम है। लेकिन जब भी मौका मिलेगा हमारे सभी एमएलए यहाँ वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो निष्ठावान शिवसैनिक है। 24 घंटे के अंदर अंदर ठाकरे के साथ खेला हो गया। सब कुछ उद्धव की आंखों के सामने हुआ और ठाकरे को हवा तक नहीं लगी। सीएम सर। विधान परिषद की 10 सीटों के चुनाव में ठाकरे आए भी, ठाकरे वहां बैठे भी, लेकिन न तो बगावत की हवा सूंघ पाए, न उसे रोक पाए। राज्यसभा चुनावों में बीजेपी के हाथों मात खाने के बाद ठाकरे को अपना घर संभाल लेना चाहिए था, लेकिन ठाकरे से ये नहीं हो पाया।
एकनाथ शिंदे को मुंबई में आखिरी बार विधान परिषद चुनाव में देखा गया। एकनाथ शिंदे का मिशन महाराष्ट्र लॉन्च हो चुका था। ठाकरे अगर एकनाथ शिंदे की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ पाते तो भी बच जाते। जूनियर ठाकरे यानी आदित्य ठाकरे शिवसेना विधायकों को अपने साथ बस में भरकर लाए। आदित्य ठाकरे विधायकों से नारेबाजी कराकर संतुष्ट हो गए और एकनाथ शिंदे शिवसेना के 34 विधायकों को वहीं से ले गए। महाराष्ट्र पुलिस ठाकरे के कंट्रोल में, सीआईडी ठाकरे के कंट्रोल में, मंत्रियों के पर्सनल सेक्रेटरी और विधायकों के पर्सनल असिस्टेंट ठाकरे के कंट्रोल में। फिर भी रात के 1:30 बजे एकनाथ शिंदे 34 विधायकों के साथ महाराष्ट्र बॉर्डर पार कर गए। एकनाथ शिंदे कहते हैं कि वो बाला साहब के कट्टर शिव सैनिक हैं। बाला साहब ने उन्हें हिंदुत्व सिखाया है और वो बाला साहब के सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार कैसे गिर सकती है और देवेंद्र फडणवीस की सरकार कैसे बन सकती है, इसका नंबर गेम बहुत सिंपल है। महाराष्ट्र में मैजिकल फिगर यानी बहुमत का आंकड़ा 145 विधायकों का है। ठाकरे के पास 55 में से सिर्फ 21 विधायक बचे हैं। एनसीपी के 54, कांग्रेस के 44, समाजवादी पार्टी के 2, ओवैसी की एआईएमआईएम के 2, सीपीएम के 1, एसडब्ल्यूपी के 1 और अन्य 9 विधायकों को मिला दें तो महाविकास अघाड़ी के पास कुल 134 विधायक होते हैं, जो बहुमत से 11 विधायक कम हैं। दूसरी ओर देवेंद्र फडणवीस के पास बीजेपी के 106 विधायक हैं। एकनाथ शिंदे के साथ होटल में मौजूद 35 विधायक, आरएसपी के 1, बीवीए के 3, जेएसएस के 1, एमएनएस के 1, रवि राणा 1 और 5 अन्य निर्दलीय विधायकों को मिलाकर कुल 153 विधायक होते हैं, जो बहुमत के आंकड़े से 8 ज्यादा हैं। बीजेपी एकनाथ शिंदे को अपना आदमी नहीं मानती। लगे हाथ ये भी कह देती है कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी ऐसे कि पूरी स्थिति जो है वो जो हम कहते हैं ना अस्पष्ट है। ऐसे स्थिति में जल्दबाजी करने वाला इमेच्योर पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी नहीं है। अभी तक प्रस्ताव गया नहीं है और पॉलिटिक्स में कभी भी कुछ भी हो सकता है। सरकार विधायकों के नंबर से बनती बिगड़ती है। उद्धव ठाकरे नंबर गेम में पिछड़ चुके हैं। उसके बाद शिव सैनिक सड़क पर उतरे हैं। इतना होमवर्क अगर उद्धव ने पहले कर लिया होता तो इसकी नौबत आती ही नहीं। वहाँ कितने विधायक हैं सर सूरत में? वो मालूम नहीं आंकड़ा। कुछ विधायकों से संपर्क हो पाया वहाँ के विधायक? नहीं। किस बात को लेकर एकनाथ शिंदे खफा है? अब ये सब फिर भी आप लोगों के अंदर बात हुई, क्या खफा किस नहीं, उसका जो प्रेस स्टेटमेंट हो जाएगी तभी हम लोग समझ पाएंगे। क्रॉस वोटिंग किसने कर दिया सर कल विधान परिषद के चुनाव में? वो मालूम नहीं। हम अभी ये करते, जांच पड़ताल करते। सरकार बचेगी? शिवसेना बचेगी? ठाकरे और फडणवीस में क्या फर्क है, इसे 2 तस्वीरों से समझिए। विधान परिषद की 10 सीटों के लिए हुए चुनाव में उद्धव आए, थोड़ी देर बैठे और निकल गए, जबकि देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के एक वोट का हिसाब करने के लिए रिजल्ट आने तक विधान भवन में रुके रहे। बीजेपी के पास नंबर नहीं थे, फिर भी देवेंद्र फडणवीस ने 5वीं सीट जीती। उद्धव ठाकरे की महाविकास अघाड़ी के पास नंबर थे, फिर भी वो 6ठी सीट नहीं जीत पाए। बीजेपी और गठबंधन के साथियों के पास वोट हैं 112। राज्यसभा चुनाव में वोट मिले 123, यानी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के 11 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। विधान परिषद चुनाव में बीजेपी को वोट मिले 134, यानी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के 22 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। हमारे 5 उम्मीदवार सबसे ज्यादा वोट लेकर यहां पर चुनकर आए हैं। मैं हमारे उम्मीदवारों का अभिनंदन करता हूं। देश में मोदी जी की लहर है, महाराष्ट्र मोदी जी के साथ है और महाराष्ट्र में जब तक
मोदी जी के साथ चलने वाली लोकाभिमुख सरकार हम नहीं लाते, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। बीजेपी एक के बाद एक किला फतह करती रही और ठाकरे कुछ भी भांप नहीं पाए। जब तक उद्धव को हवा लगती, बाजी पलट चुकी थी। कल वहाँ इलेक्शन था और जहाँ तक एनसीपी है कि एनसीपी के 2 कैंडिडेट थे और दोनों कैंडिडेट को 2 वोटों का कोटा हम लोगों ने दिया था, वो पूरी तरह से मिला। एनसीपी का एक भी वोट इधर से उधर नहीं गया। बिल्कुल डिसिप्लिनली हमारे एमएलए ने वोटिंग वहाँ किया। एक बात सच है कि हमारे फ्रंट का एक कैंडिडेट वो जीत नहीं सका, वहाँ कुछ वोटों की कमियाँ वहाँ आ गई, मगर ये अन्य पॉलिटिकल पार्टी का जो कोटा था और अन्य पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी थी उनका कैंडिडेट जिताने के लिए, उसमें कामयाबी नहीं आई। जब एनसीपी में बगावत हुई थी तब शरद पवार ने एक एमएलए को वापस बुला लिया था। इस बार पवार कह रहे हैं कि उनका एमएलए अनुशासित है। शिवसेना में बगावत हुई है तो ये उसका आंतरिक मामला है। ठाकरे सरकार गिरेगी तो पवार का पावर भी घटेगा। कांग्रेस के हाथ से महाराष्ट्र की सत्ता में हिस्सेदारी निकल जाएगी, लेकिन ठाकरे का तो सब कुछ चला जाएगा। ठाकरे की पार्टी एकनाथ शिंदे ले गए और महाराष्ट्र में सरकार देवेंद्र फडणवीस बना लेंगे। बाला साहेब ठाकरे के करीबी रहे एकनाथ शिंदे ठाणे के सबसे मजबूत लीडर हैं और ठाणे ही शिवसेना का गढ़ है। यानी शिंदे कोई हवाई लीडर नहीं है। एकनाथ शिंदे के विधायकों के साथ अचानक गायब होने के इस घटनाक्रम को यदि देखें तो देखने में ये बड़ा शॉकिंग और सरप्राइजिंग लगता है, लेकिन आपको बता दें जिस तरह से उन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया, ये साफ दिख रहा है कि वो पहले से बीजेपी के कई नेताओं के संपर्क में थे, अपनी डील पर ऑलरेडी काम कर रहे थे और जैसे ही विधान परिषद के रिजल्ट आना शुरू हुए, बीजेपी को ये एहसास हुआ कि क्रॉस वोटिंग हुई है। शिंदे ने अपनी लॉयल्टी प्रूव की है, क्योंकि पास्ट में बीजेपी एक बार ऑलरेडी भरोसा करके धोखा खा चुकी थी। लेकिन जैसे ही परिणाम आने शुरू हुए, शिंदे ने अपनी लॉयल्टी प्रूव की और यहाँ से बीजेपी का तंत्र भी एक्टिव हो गया गुजरात में। उधर शिंदे ने विधायकों को ठाणे में इकट्ठा करना शुरू कर दिया और एक एक करके सारे विधायक रोड के रास्ते से गुजरात के अंदर प्रवेश करना शुरू हो गए देर रात के बाद। और यहाँ जो बीजेपी की लीडरशिप है गुजरात में, उसने सूरत में लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स जो हैं उस पर काम करना शुरू कर दिया था। ये जो सूत्र हैं उनसे हमें जानकारी मिल रही है, क्योंकि बीजेपी के जो गुजरात अध्यक्ष हैं CR पाटिल, उनके गांधीनगर में प्रोग्राम थे आज सुबह, वो सब कैंसिल हो गए थे। वो अचानक शाम को सूरत चले गए और बाकायदा ये इन्फॉर्म किया गया कि कुछ अनिवार्य कारणों से उनको सूरत जाना पड़ रहा है। और उसके बाद का घटनाक्रम जिस तरह से सामने आया, साफ पता चलता है कि बाकायदा शिंदे को भी एश्योरेंस मिला होगा कि आप सूरत पहुंच सकते हैं, सेफ़ हैं, यहाँ सारे अरेंजमेंट्स कर दिए गए हैं। और वहाँ वो काफ़ी चालाकी से बिना किसी को पता लगाए एक एक दो के ग्रुप में अपने विधायकों को उन्होंने भेजना शुरू कर दिया। सबसे पहले शिंदे खुद गुजरात पहुँचे, करीब रात को 1:30 बजे वो सूरत पहुँचे और उसके बाद उनके विधायक जो हैं वो भी आना शुरू हो गए। इधर उद्धव ठाकरे को इस पूरी योजना की भनक भी नहीं लगी, क्योंकि ऐसा कोई भी स्टेप नहीं लिया गया जिसके ज़रिए कहीं से भी इंफॉर्मेशन लीक हो जाती। और यही वजह थी कि पूरा का पूरा ऑपरेशन हो गया। करीब 35 विधायकों को लेकर के शिंदे गुजरात पहुंच गए, सूरत के होटल में पहुंच गए और किसी को कानों कान खबर भी नहीं लगी। एकनाथ शिंदे एक नहीं बल्कि 4 वजहों से उद्धव ठाकरे से नाराज हैं। और ये बात उन्होंने उद्धव ठाकरे के दूतों मिलिंद नार्वेकर और रविंद्र फाटक को बता दी है। पहली वजह है हिंदुत्व, जिस पर उद्धव लगातार समझौते कर रहे हैं। दूसरी वजह है एकनाथ शिंदे का बीजेपी के प्रति झुकाव। बीजेपी उनको शिवसेना की नेचुरल अलायंस पार्टनर लगती है। तीसरी वजह है कांग्रेस, जिससे एकनाथ शिंदे नाराज हैं। और चौथी वजह है पार्टी और सरकार में दरकिनार किया जाना।
मातोश्री से एकनाथ शिंदे को मनाने की कोशिश भी हो रही है और उन पर एक्शन भी लिया जा रहा है। ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को विधायक दल के नेता पद से बर्खास्त कर दिया है और अजय चौधरी को विधायक दल का नया नेता बना दिया है। हमारे लोग वहां गए थे, एकनाथ शिंदे जी से बातचीत हो गई। एकनाथ शिंदे हमारे बहुत पुराने साथी है, एक अच्छा रिश्ता हमेशा। हमारे लोग वहां गए थे, एकनाथ शिंदे जी से बातचीत हो गई। एकनाथ शिंदे हमारे बहुत पुराने साथी है, एक अच्छा रिश्ता हमेशा हमारे दोनों का रहा है। उनकी कुछ बातें हैं, जो बातें मिलिंद नार्वेकर और रवि फाटक आकर उद्धव जी से बात करेंगे। देखिए, बीजेपी के साथ हमने क्यों छोड़ी, सबको मालूम है। एकनाथ शिंदे भी उनमें एक विटनेस है, उसमें क्या है। महाराष्ट्र में ये सारा खेला उस दिन हुआ जब विपक्ष को राष्ट्रपति पद के लिए अपना साझा उम्मीदवार घोषित करना था। मीटिंग शरद पवार ने बुलाई थी, जो महाराष्ट्र में फंस गए। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, उसे भी महाराष्ट्र में सरकार गिरने की चिंता हो गई है। सांसदों की संख्या के लिहाज से तृणमूल कांग्रेस विपक्ष में नंबर 2 की पार्टी है, लेकिन ममता दीदी ने इस मीटिंग में आना जरूरी नहीं समझा। सब पहलुओं पे विचार करके उनका यशवंत सिन्हा जी का नाम आगे आया और उसको पूरा सभी पार्टी ने समर्थन दिया और स्वीकार भी किया। वो एक बहुत बड़े विद्वान भी है, फाइनेंस मिनिस्टर के नाते उन्होंने काम किया, फॉरेन मिनिस्टर के नाते काम किया और एडमिनिस्ट्रेटर यानी सरकार में भी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी सबके सामने है। मोदी के विरोधी 27 दलों ने यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है। यशवंत सिन्हा का मुकाबला एनडीए के कैंडिडेट से होगा, जिसके पीछे नरेंद्र मोदी की फोर्स होगी। मोदी और शाह की मीटिंग हुई तो डिसीजन ले लिया गया। अब उस पर अलायंस पार्टनर के साथ चर्चा होगी, फिर राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए कैंडिडेट का नाम अनाउंस किया जाएगा। करीब 4 घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बेहद इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई। यह मीटिंग किसी भी पॉलिटिकल मीटिंग से कहीं ज्यादा अहम है। मोदी आर्मी चीफ से मिले, वायुसेना प्रमुख से मिले, नौसेना प्रमुख से मिले। अग्निपथ पर सेना कैसे चलेगी, आर्मी अग्निपथ स्कीम को लागू कैसे करेगी, एयरफोर्स कैसे सुनिश्चित करेगी कि अग्निपथ स्कीम में कोई गड़बड़ी ना हो, इंडियन नेवी कैसे तय करेगी कि किसी भी अग्निवीर के साथ कोई नाइंसाफी ना हो। तीनों सेना प्रमुखों के साथ आज की इस ऑल इंपॉर्टेंट मीटिंग में प्रधानमंत्री ने हर विषय पर अपने सुझाव भी दिए। 24 जून से अग्निवीरों की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, मगर उससे पहले आज भी ओवैसी जैसे नेता, राहुल जैसे नेता, प्रियंका गांधी जैसे नेता, कांग्रेस के सोशल मीडिया ट्रोल, हर कोई अग्निपथ को लेकर माहौल बनाने में बिजी था। आपको हैरानी होगी कि पाकिस्तानी मीडिया में भी प्रियंका गांधी, कन्हैया कुमार और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ट्वीट्स, उनके बयान ट्रेंड होने लगे हैं। लेकिन आज आपको सबसे ज्यादा गौर करना चाहिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की बातों पर। अजीत डोभाल ने पहली बार अग्निपथ स्कीम पर एक्सक्लूसिव और खुलकर बात की। भारतीय सेना के लिए अग्निपथ ही विजय पथ कैसे है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। मोदी का मैसेज क्लियर है, लड़ाई आगे की है, तैयारी अभी से ही है। आर्मी चीफ से 1-1, एयरफोर्स चीफ से 1-1, नेवी चीफ से 1-1। मोदी ने तीनों सेना प्रमुखों से हाई लेवल मीटिंग कर ली है। अग्निवीरों की मदद से फ्यूचर वॉरफेयर का फुल प्रूफ एक्शन प्लान रेडी है। मोदी के पास खबर पहुंच गई है, देश के भावी अग्निवीरों ने कसरत शुरू कर दी है। नौजवानों की तैयारी तगड़ी है। खबर मिली है कि आज के नौजवान अलग अलग जगह के अंदर देखे गए हैं कि उन्होंने फिजिकल एक्टिविटी शुरू कर दी है। दिस इज ऑल हैपेंड सिर्फ आपकी वजह से। अगेन थैंक यू फॉर इट। अग्निवीरों का सारा कंफ्यूजन दूर करने के लिए, उन्हें भविष्य का विजन देने के लिए मोदी ने आज अपनी फुल फोर्स मैदान में उतार डाली। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी कैमरे पर आए।
अग्निवीरों को उकसाने वाले मोदी के सियासी विरोधियों को एक लाइन में समझा डाला, वो खुद पीछे हो जाएं, क्योंकि अग्निपथ स्कीम के रोल बैक का सवाल ही पैदा नहीं होता। रिपीट मोड पर सुने मोदी के सियासी दुश्मन। There is no question of any rollback. There is no question of any rollback. दिल्ली में मोदी सरकार मिशन अग्निपथ के रोड मैप पर काम कर रही है। विरोधी ट्विटर पर अग्निपथ वापस लो का हैशटैग फिट कर रहे हैं। ओवैसी भी अग्निवीरों के बहाने मोदी पर सियासी तीर छोड़ रहे हैं। राहुल भी इसमें पॉलिटिकल एंगल फिट करके रोज सुबह मोदी पर प्रहार कर रहे हैं। मगर मोदी के दिमाग में सियासत नहीं, देश की सिक्योरिटी चल रही है। जो फैसला कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं ले पाया, वो मोदी ने कैसे ले लिया। एनएस अजीत डोभाल ने 30 सेकंड में बता दिया है मोदी क्या सोच रहे हैं, मोदी क्या करने वाले हैं। Yes, this Prime Minister, firstly, he has got a very clarity of vision and he has got the ability to take decisions. ये अग्निपथ अपने में कोई योजना नहीं है, ये अग्निपथ अपने में कोई स्टैंड अलोन साइलो नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आए 2014 में, तो उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता, वन ऑफ हिज प्राइम प्रायोरिटी वाज हाउ टू मेक इंडिया सिक्योर एंड स्ट्रॉन्ग। मोदी का तीनों सेना प्रमुखों से मिलना, एनएस अजीत डोभाल का यूं अचानक कैमरे पर आना, रविवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 48 घंटों में दूसरी बार तीनों सेनाओं की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस का होना, ये कोई संयोग नहीं है, सोची समझी रणनीति है। क्योंकि मोदी विरोध की सियासत करने वाले अभी भी भावी अग्निवीरों को कंफ्यूज कर रहे हैं। दिन रात फेक न्यूज की फैक्ट्री में लगे हुए हैं। सुबह शाम फेक न्यूज फैलाई जा रही है। अग्निपथ स्कीम को लेकर तरह तरह के फेक नैरेटिव चलाए जा रहे हैं। इसमें दो तरह के प्रोटेस्ट या अपोजिशन है, मैं कहूँगा। एक तो ये है जो कंसर्न हैं, वो देशभक्त भी हैं, उन्होंने देश की सेवा भी की है और अपने जीवन का बड़ा भाग जो है देश के लिए अपनी जानों की बाजी भी लगाई है। जैसे जैसे इन लोगों को अधिक सूचना और पूरी बात का पता चल रहा है और भी बातों का समय के साथ पता लगेगा, वैसे वैसे ये लोग इसको समझ रहे हैं। एक दूसरे वर्ग है, उसका ना राष्ट्र से कोई मतलब है, ना राष्ट्र की सुरक्षा से कोई मतलब है, ना वो राष्ट्र के प्रति इतने समर्पित हैं। नाउ दीज आर द पर्सन हु विल गो फॉर स्टोन थ्रोइंग, डेमोन्स्ट्रेशंस, बर्निंग द ट्रेन। भाईजान इसमें सुपर एक्टिव हैं। असदुद्दीन ओवैसी की फ्रेश टाइमलाइन पर हिंदू मुसलमान नहीं, अग्निवीर वाले टैक्स दिखने लगे हैं। जैसे ही एनएसए अजीत डोभाल कैमरे पर आए, अग्निपथ स्कीम पर क्लैरिटी दी। बैरिस्टर ओवैसी ने उसमें मोदी फिट कर दिया, चीन फिट कर दिया, इकोनॉमी फिट कर दिया, धड़ाधड़ 10 ट्वीट्स दागे और कैमरे पर आकर मोबाइल देख देख कर सेम टू सेम वही एंटी मोदी ट्वीट वाले टैक्स रिपीट कर डाले और अग्निवीरों के पीछे छिपकर देश में हिंसा करने वालों को ही डिफेंड करने लगे। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि भारत के सिपाहियों की, सोल्जर्स की ये डिग्निटी है आपके दिमाग में, आपकी सोच में, उनकी ये इज्जत है आपके दिमाग में कि आप कह रहे हैं कि इनको आपके ऑफिस में चौकीदार बना देंगे। तो आपकी ये स्कीम 4 साल की चौकीदार बनाने की है, ड्राइवर ही सिखाएंगे। अब तो क्यों आर्मी ज्वाइन करेगा? उसको ड्राइविंग करना है, उसको कारपेंट्री करना है, उसको चौकीदार बनना है, तो क्यों आर्मी में जाएगा फिर वो? बताइए आप। अगर ये वायलेंस हुआ है तो क्यों हुआ है? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने एक गलत स्कीम का ऐलान किया है। गवर्नमेंट जिम्मेदार है उसकी। अब भी हम अपील कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट से कि आप इस स्कीम को वापस लीजिए फौरन। अग्निपथ स्कीम के पीछे पड़ने वालों में भाईजान अकेले नहीं है। मोदी विरोधी नेता हो या हिंदू मुसलमान करने वाले मौलाना हो, इन दिनों हर कोई एक नया किस्सा सुना रहा है। भावी अग्निवीरों को अभी भी भड़का रहा है। मौलाना तौकी रजा को सुनिए। मैं उन नौजवानों का भी पुरजोर हिमायत करता हूं। अग्निपथ, अरे जब तूने नाम अग्निपथ रख दिया तो आग तो लगनी ही थी। अखले देखो कहां से लेके आए हैं अग्निपथ।
हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह करने का ठेका इस नरेंद्र मोदी ने लिया हुआ है। ये कुछ घंटों पहले की तकरीर है, मगर इस तकरीर के एक हिस्से को आपको बहुत गौर से देखना चाहिए। जब तौकीर रजा ने अग्निवीरों के कंधों पर बंदूक रखकर मोदी पर निशाना साधा, तब उसके बगल में खड़े शख्स ने क्या कहा और फिर तौकीर रजा ने कैसे रिएक्ट किया, रिपीट मोड पर 3 बार सुनिएगा। हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह करने का ठेका इस नरेंद्र मोदी ने लिया हुआ है। उन बच्चों को खराजे अकीदत, उन बच्चों को खराजे अकीदत, उन बच्चों को खराजे अकीदत। उन बच्चों की मैं हिमायत करता हूं जो इस अग्निपथ 4 साल की बेगारी, इसके खिलाफ जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, मैं उन लोगों की हिमायत करता हूं और इस अग्निपथ योजना को फौरी तौर पर बंद किया जाना चाहिए। विडंबना देखिए, वही कांग्रेस पार्टी, वही कांग्रेसी नेता जो एक हफ्ते से अग्निपथ वापस लो वाला एजेंडा चला रहे हैं, मोदी के खिलाफ अनाप शनाप फैला रहे हैं, उसी पार्टी के नेता प्रोटेस्ट के दौरान सामने खड़े सुरक्षा कर्मियों पर भी थूकने से नहीं हिचकिचाते। क्या यही है सैनिकों और सुरक्षा बलों के प्रति इनका सम्मान? देश के भीतर मौजूद मोदी विरोधी जब ऐसी हरकतें करते हैं, अग्निपथ स्कीम के नाम पर सियासी रोटी सेकते हैं, अग्निवीरों को झूठी कहानी सुनाकर देश की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं, तो देश के बाहर बैठा दुश्मन जश्न मनाता है। अब ये तो सिर्फ संयोग नहीं हो सकता कि अग्निपथ स्कीम पर जो लाइन इंडिया में मौजूद एंटी मोदी इकोसिस्टम की है, सेम टू सेम वही लाइन, सेम टू सेम वही कहानी पाकिस्तान में भी चल रही है। राहुल से लेकर प्रियंका तक सब अचानक पाकिस्तान में ट्रेंड करने लगे हैं। मुस्लिम कुछ फसादात हो, गुस्ताखाना बयानात हो, एनआरसी का मुतनाज़ कानून हो या फिर आर्टिकल 5 का नफाज, मोदी की फाशिस्ट हुकूमत इंडियन अवाम की जिंदगी अजीरन करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती। मोदी हुकूमत ने अब इंडियन फौज में भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ को लेकर भारतीय अवाम के जज्बात को नई ठेस पहुंचाई है। इस स्कीम को लेकर इंडिया की ऑपोजिशन पार्टीज हों या सामाजिक कारकुन, सभी इसके खिलाफ बात कर रहे हैं। इंडिया की दूसरी बड़ी पार्टी और कांग्रेस की रहनुमा प्रियंका इस स्कीम पर मोदी हुकूमत का पर्दा चाक करते हुए कहा कि लोगों को ऐसी स्कीम दी जा रही है जो उन्हें मार डालेगी और साथ ही मुल्क की फौज के खात्मे का बाइस बनेगी। समाजी रहनुमा और स्टूडेंट लेडी कन्या कुमार कहते हैं इस स्कीम का मकसद मुल्क के नौजवानों का दिवालिया निकालना है और वो स्कीम मुल्क के नौजवानों को आग में डालने के मुतरादिफ है। आने वाले दिनों में अगर इसको कंट्रोल ना किया गया तो जिस तरह ऑपोजिशन इस पर प्रोटेस्ट कर रही है, आम लोग इस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यंग एस्पायरेंट्स जो फौज को ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो इस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हालात बीजेपी सरकार, मोदी सरकार के हाथ से, उसके बस से बाहर हो जाएंगी। पाकिस्तान में प्रियंका के ट्वीट कांग्रेस की स्क्रिप्ट यूं ही नहीं पढ़ी जा रही है। क्रोनोलॉजी समझिए, पाकिस्तान भी यही चाहता है कि मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री न रहें। कांग्रेस की टाइमलाइन पर भी वही टेक्स्ट चिपका हुआ दिख जाता है। विश्लेषण करेंगे तो समझ जाएंगे कि अग्निपथ के नाम पर जो कुछ हो रहा है उसका सिंगल पॉइंट एजेंडा ही है मोदी हटाओ, न कि अग्निपथ को वापस लो। मिशन अग्निपथ मोदी का लॉन्ग टर्म विजन है जिसमें इंडियन आर्म फोर्सेस की बेहतरी है, लेकिन इन फैक्ट्स को मोदी विरोधी सामने नहीं आने देना चाहते। अब लड़ाई पुराने स्टाइल में नहीं, नए तरीके से लड़ी जानी है। सेना के तीनों अंगों को युवा जोश की जरूरत है, इसलिए एनएसए अजीत डोभाल को सामने आकर समझाना पड़ा है देश के लिए अग्निवीर आखिर इतने जरूरी क्यों हैं। जो हम कल कर रहे थे वही भविष्य में भी करते रहें तो हम सुरक्षित रहेंगे, ये संभव नहीं है। यदि हमें कल की तैयारी करनी है तो हमें परिवर्तित होना पड़ेगा। आवश्यक इसलिए था कि ये सारी का सारा जो इन्वायरमेंट है भारत के चारों तरफ सारे संसार के अंदर में वो बदल रहा है। भारत का वो देश जिसकी सबसे यंग पॉपुलेशन है, उसकी एक ओल्डेस्ट आर्मी है। जहाँ पर 2030 के अंदर में 50% लोग 25 साल से कम उम्र के होंगे, उसी देश के अंदर में जो सेना की एवरेज एज है वो दुनिया के सबसे अधिक एजेड आर्मीज में से है। तो हमें उसको ठीक करना था। अग्निवीर केवल पहले 4 साल में रिक्रूटेड जवान होंगे, बाकी लोग जो होंगे जिनका की प्रोपोर्शन एक बहुत बड़ा होगा वो अनुभवी होंगे। दे विल बी एक्सपीरियंस्ड, दे विल बी ट्रेन्ड एंड अदर, एंड दीज अग्निवीर, दोज हु बिकम द रेगुलर्स इवेंचुअली विल गो थ्रू मोर इंटेंसिव ट्रेनिंग, विल एक्वायर द एक्सपीरियंस, विल बिकम मोर बैटल वर्दी एंड मोर एक्सपीरियंस्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये फैसला यूं ही नहीं लिया गया, पूरी प्लानिंग की गई। तीनों सेनाओं की 150 मीटिंग्स हुई, 500 घंटे का
500 घंटे तक मंथन चला। रक्षा मंत्रालय की 60 मीटिंग्स हुई। 150 घंटों तक विचार विमर्श हुआ। इसे कामयाब बनाने के लिए पूरी मोदी सरकार ने 44 मीटिंग्स की। 100 घंटों तक एक एक डिटेल पर डिस्कशन हुआ। अलग अलग देशों की सेनाओं को जांचा गया, परखा गया। उदाहरण के तौर पर अमेरिका में सैनिकों की औसत उम्र 27 साल है, ब्रिटेन में 26 साल है, फ्रांस में 27.5 साल है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को भी नए और युवा रिक्रूट चाहिए। ऐसे ही जोशीले जवानों के लिए अग्निपथ स्कीम लाई गई है ताकि देश का भी भला हो सके, उन युवाओं का फ्यूचर भी परफेक्ट बन सके और सोसाइटी के लिए वो सारे युवा एक रोल मॉडल बन सके। देखिए, सेना में जाने वाला हर रिक्रूट फ्रेश होता है, चाहे वो रेगुलर में जाए, चाहे वो अग्निवीर की तरह जाए, चाहे आज से 15 साल पहले जाता था। उसकी भी पहले 1 महीने की सर्विस होती है, फिर 6 महीने की होती है, फिर 1 साल की होती है। वो शुरू नहीं होता है 15 साल की या 12 साल की सर्विस के साथ में। हम ये चाहते हैं कि भारत के हर नागरिक, हर यूथ, हर युवा, एवरी यूथ ऑफ दिस कंट्री हु हैज गॉट ए डिजायर एंड ए मोटिवेशन and feels a sense of commitment to defend the country, he gets an opportunity. इसके लिए वो सारे रास्ते खुले हैं। उसके बाद उसके पास में 11 लाख रुपए के लगभग पैसा भी है, जिससे वो कोई नया कोर्स कर सकता है, आगे की पढ़ाई कर सकता है। यूनिवर्सिटी में जाना चाहे तो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कर सकता है। उनमें से कोई अगर टेक्निकल स्किल्स ज्वाइन करना चाहे तो पॉलिटेक्निक्स और उसको ज्वाइन कर सकता है। कंपेयर करें, यही आदमी अगर 15 साल के बाद जाता तो 32, 33, 34 साल का होता। इस वक्त में अब उसको कोई ना ट्रेनेबल है, उसकी एज जितनी भी नहीं है कि वो घर में बैठ जाए, क्योंकि अभी उसकी शादी हुई 3-4 साल हुए हैं। अभी उसके पास कोई छोटा बच्चा है जिसको पढ़ाना भी है। कोई लड़की होगी तो वही 15-20 साल के बाद शादी के लायक होगी। उसके पास में जिम्मेदारियां ही जिम्मेदारियां हैं। पहले का ज़माना फ़र्क था। ये जो सोल्जर था वो गांव से आता था और गांव वापस चला जाता था। गांव में रहने के लिए उसके पास थोड़ी ज़मीन होती थी और पेंशन पर गुजारा हो जाता था। आज पेंशन पर उसका गुजारा नहीं हो सकता, तो उसको सेकंड कैरियर की आवश्यकता होती है। तो इसलिए इसको ये रखा गया है कि अगर वो 4 साल के बाद में आते हैं तो उनकी ट्रेनिंग, उनका डिसिप्लिन, उनका बैकग्राउंड, उनका आर्मी का कैरियर उनको समाज में एक ऊंचा स्तर देता है। मगर मोदी को घेरने के लिए फेक नैरेटिव चलाने वाली सारी सियासी ताकतों को कोई न कोई बहाना चाहिए। हर रोज एक नया फसाना चाहिए। भाईजान अब एक नया एंगल ढूंढ कर लाए हैं। अलग अलग रेजिमेंट्स के बहाने नई थ्योरी घुमाई है। जब से अग्निपथ स्कीम आई है, ये कहानी फैलाई जा रही है कि सेना के अलग अलग रेजिमेंट्स के सिद्धांतों से छेड़छाड़ की कोशिश है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने आज ऐसे लोगों को 2 टूक शब्दों में साफ कर दिया है, सब बता दिया है। जहां तक रेजिमेंट्स का सवाल है, अंग्रेज ये चाहते थे कि कोई भी चीज पैन इंडिया ना हो, और वो ये चाहते थे कि उनको किसी न किसी वर्ग में बांटा जाए और उस वर्ग या क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में जाए। उनका कोई नेशनल पर्सपेक्टिव नहीं हो, क्योंकि इससे उनके अपने कॉलोनियल एम्पायर को एक खतरा था। इंडियन आर्मी को फर्स्ट टाइम ये नेशनल आर्मी के रूप में कब आई? आज़ाद हिंद फौज की तरीके से, व्हेन इट बिकेम द इंडियन नेशनल आर्मी। क्या था उसका? 60,000 की फौज थी। कोई रेजिमेंट थी इनकी? थी रेजिमेंट। इनकी रेजिमेंट थी रानी झांसी रेजिमेंट, इनकी रेजिमेंट थी महात्मा गांधी रेजिमेंट। नॉट एन अहीर और राजपूत और ये नहीं थी। हाँ। और कितना सैक्रिफाइस किया इन्होंने? 60,000 में से 40,000 मारे गए। इतना एट्रिशन हुआ था। दुनिया के अंदर में किसी लड़ाई के अंदर में इतने एट्रिशन एंड कैजुअलिटीज नहीं हुई हैं जितनी इंडियन नेशनल आर्मी ने इम्फाल, कोहिमा के और सिंगापुर के बैटल्स के अंदर में गंवाए हैं। वो किसके लिए लड़ रहे थे? उनमें रेजिमेंटल प्राइड नहीं था क्या? उनके लिए वो नहीं था, वो भारत के लिए लड़ रहे थे। They were the soldiers of India. They called themselves the Indian National Army. हुआ ये है कि हमने ये कहा कि एक ऑल इंडिया कॉम्प्लेक्शन होगा इंडियन आर्मी का। इसको लोगों ने कहा कि रेजिमेंटल सिस्टम खत्म हो गया। रेजिमेंटल सिस्टम खत्म नहीं हुआ। दरअसल अग्निवीरों के नाम पर जो सियासी उठापटक हो रही है वो शुद्ध रूप से मोदी विरोधी नया प्रयोग है। तभी तो भाईजान देश की सेना को भी सियासत में घसीट लेते हैं। ट्वीट करके कहते हैं मिलिट्री ऑफिसर्स के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को इस स्कीम को डिफेंड करने के लिए भेज दिया गया। मोदी के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने फैसलों का सामना खुद कर सकें। वो दूसरों के पीछे छिपकर ऐसा करते हैं। ये कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ मोदी विरोधियों का एक सियासी शोर शराबा है। देश के भावी अग्निवीरों को भी अब समझ में आ चुका है, इसलिए वो अभी से तैयारियों में जुट गए हैं। और जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है उन्हें NSA अजीत डोवल ने इशारों में कहा है
किसी के बहकावे पर मत जाओ, अपनी अक्लें लगाओ, देश की सुरक्षा में जुट जाओ। पुराना धर्म कहता था कि नास्तिक वो है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। नया धर्म ये कहता है कि नास्तिक वो है जो स्वयं पर विश्वास नहीं करता। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो आपकी फिजिकल फिटनेस, आपकी मेंटल फिटनेस, आपकी ट्रेनिंग, आपकी और आपकी आयु को देखते हुए आपके लिए सारी दुनिया पड़ी है। यू कैन कंकर द वर्ल्ड, द होल वर्ल्ड इज फॉर यू। अगर आप डिमोरलाइज्ड हैं, अगर आपकी नेगेटिव थिंकिंग है, तो आपको सारी चीज़ें पॉजिटिव होते हुए भी भविष्य अंधकार में दिखेगा। भविष्य में आस्था रखिए, अपने में विश्वास रखिए और आपका भविष्य बहुत उज्जवल होगा। एक बड़ी खबर इस वक्त की, राहुल गांधी से ईडी ने 5 दिनों में 50 घंटे तक पूछताछ की है। अभी अभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने राहुल गांधी को सिर्फ आधे घंटे का ब्रेक दिया है। उसके बाद उनसे दोबारा पूछताछ शुरू की जाएगी। और आपको बता दें कि आज राहुल को लंच ब्रेक भी नहीं दिया गया था, इसलिए डिनर के लिए उन्हें 30 मिनट का ब्रेक मिला है। राहुल गांधी ने इससे पहले आज 5वें दिन 9 घंटे तक ईडी के सवालों का सामना किया। नेशनल हेराल्ड मामले में कल रात करीब 1 बजे तक ईडी ने राहुल से इंटेरोगेशन किया था। सोनिया गांधी से भी ईडी इसी मामले में पूछताछ करने वाली है। सोनिया गांधी को ईडी ने बुलाया था, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से वो पेश नहीं हो पाई। सोनिया गांधी अस्पताल में थी। अब सोनिया गांधी को ईडी ने 23 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।